बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 35 है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी ने किस तरह इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ओके, तो इम्यूनिटी यही डेफिनेशन यही है कि हमारे पास बॉडी रेजिस्ट करती है तकरीबन हर तरह का कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ जो हमारे पास टॉक्सिन हो, जो हमारी बॉडी को डैमेज करने आ रहा है ना, तो बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्ट करेगी। इसी को कहेंगे ये हमारे पास इम्यूनिटी है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होती है इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब तक डेवलप नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर जब तक हमारा फर्स्ट एक्सपोजर ना हुआ हो। मतलब जब तक मुझे कोई भी बैक्टीरिया ने आके अटैक नहीं ना किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तब तक मेरी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी है ना, ये समथिंग डिफरेंट है। ओके, कैसे कि इसने फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले इसने फेगोसाइटोसिस को अन्य बैक्टीरिया की या कोई इन्वेडर जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं ना, उनकी लाइक मैक्रोफेजेस वगैरह से। फर्स्ट पॉइंट इनेट इम्यूनिटी में आप फेगोसाइटोसिस बता सकते हैं। सेकंड होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द, मतलब देखिए हमने कोई चीज़ खाई है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद थे ना, तो हमने उसे स्वेलो कर लिया, और अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी के प्रेजेंट है ना, उन्होंने उसे आके तोड़ दिया। ओके, थर्ड हमारी जो स्किन होती है ना, वो रेजिस्टेंट होती है कि हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन आ जाए हमारी बॉडी के अंदर। ओके, अब हमारे पास बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं, लाइक लाइसोजाइम हो गया, जिसने अब ना क्या करना है, अटैक करना बैक्टीरिया को और उससे डाइल्यूट करवा देना है। कुछ हमारे पास बेसिक पेप्टाइड्स होती हैं जिन्होंने इनएक्टिव करवा देना, लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वगैरह को। उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद नेचुरल किलर हमारे पास लिम्फोसाइट वगैरह बॉडी के अंदर होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को और साथ में किल कर देते हैं। ओके, अब इनेट इम्यूनिटी हमारे पास वो कह रहे हैं हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस बना देती है तकरीबन वायरल इन्फेक्शन से। उसके बाद ये सारे वायरल इन्फेक्शन के नाम लिखे गए हैं, बस आपने जस्ट एक बार देख लेना है। ओके, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेन चीज़ हम बताएंगे कि ह्यूमन की एबिलिटी है कि हमारे पास ये एक्सट्रीमली पावरफुल, मतलब हमारा सिस्टम होता है अडाप्टिव इम्यूनिटी का, कि हमारे पास जो भी इन्वेडिंग एजेंट है ना, उनके खिलाफ हमने इम्यूनिटी डेवलप कर लेनी है। ओके, इसी को कहेंगे हम ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे। ओके, अब उसके बाद हम बताएंगे कि ये सबसे बनेगी कैसे। मतलब जब भी कोई ना कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आएगा ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो इसी को हम कहेंगे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट लिखा गया है कि एक टॉक्सिन होता है जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास पैरालाइटिक बोtulinum होता है। ठीक है, ये टॉक्सिन इतना खतरनाक है, अगर हमारे पास ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना हो, तो इसका जो इफेक्ट है तकरीबन 1 लाख टाइम ज़्यादा हम पे ये अटैक करे। मतलब ये बैक्टीरिया ना आमतौर पर ये हमें हमारी बॉडी के ऊपर कम अटैक करता है क्योंकि हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी मौजूद है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना हो, तो ये तकरीबन 1 लाख गुना ज़्यादा हम पर अटैक करे। ओके, उसके बाद तो आएंगे बेसिक टाइप क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो हम बताएंगे ये ह्यूमोरल होती है और सेल मीडिएटेड होती है। अब हमारे पास क्या होती है ह्यूमोरल में, हम बताएंगे कि मेनली क्या बनेंगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी, बीटा लिम्फोसाइट बना रहे होंगे। ठीक है, जो होती है ना हमारे पास एक्वायर्ड, ठीक है, इसमें सबसे पहले बताएंगे जो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ना, इसमें मेनली हमारे पास ये बीटा लिम्फोसाइट आते हैं। ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, उसमें अंदर टी लिम्फोसाइट वगैरह रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके, तो उसके बाद अपनी इस यहाँ पे बताना है कि बोथ टाइप जो होते हैं ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ये हमारे पास एंटीजन इमीडिएट इन्हें करवा रहे होते हैं, मतलब एंटीजन ही इन्हें स्टार्ट करवा रहे होते हैं इस इम्यूनिटी को। अब हम बताएंगे हम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना ऐसे डेवलप नहीं हो सकती जब तक हमारा फर्स्ट एक्सपोजर ना हुआ उस टॉक्सिन के साथ। ओके, तो अब फर्स्ट एक्सपोजर जब होता है तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो जो भी हमारे पास कोई बाहर से आता है ना, मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, टॉक्सिन आ गया, वो उसके ऊपर उसके पास होती है हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन। अब एंटीजन के बारे में बताएंगे व्हाट इज एन एंटीजन। तो एंटीजन हमारे पास किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ जिसे हम एंटीजन कहें, उसका मोलिकुलर वेट तकरीबन 8000 तक होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो मॉलिक्यूल होते हैं ना एंटीजन के, उनके ऊपर प्रेजेंट होती है एपिटोप्स, जो कि हमारे पास ठीक है, इन्होंने सराउंड किया होता है एंटीजन को, और यही आके फिर रिएक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ, एंटीबॉडी वगैरह के साथ। जस्ट आपने यहाँ से ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद देखना लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैंने बताया ना जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, उसके अंदर लिम्फोसाइट आ जाएंगे, मेनली टी लिम्फोसाइट और साथ में बी लिम्फोसाइट आ जाएंगे। ओके, अब बताएंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, वो कह रहा है यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है ना, तो जो बेबी पैदा हो रहा है ना, वो विद इन फ्यू डेज़ के अंदर मर जाए, क्योंकि उसके इतने इन्फेक्शन लग जाए उसकी बॉडी को कि उसकी इजीली डेथ हो जाए। ओके, वो बता रहे हैं ये लिम्फोसाइट हमारे पास पड़े कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर पड़े होते हैं, उसके बाद स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो या थाइमस के अंदर। तो इसी तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे उनकी ना प्रोडक्शन का बता रहा है, पहले आपको यहाँ से रीड करवाता हूँ, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टी और बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, प्रमोट करते हैं सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब मैंने आपको बताया ना जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है ना वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा गया है, दो मेजर ग्रुप होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं और साथ में बी लिम्फोसाइट होते हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया ये बनते कहाँ से हैं। सबसे पहले आपको पहले डायग्राम बता दूँ
कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक हीमोपोटिक स्टेम सेल होता है। मतलब अब एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल से अपने आपको कॉमन प्रोजेंटर लिम्फोइड प्रोजेंटर सेल बनना है। मतलब स्टेम सेल से प्रोजेंटर सेल बन गया, ये सारा कुछ बन रहा है हमारी बोन मैरो के अंदर, बोन के अंदर बन रहा है। अब यहाँ से अब ये देखें, अगर ये कॉमन प्रोजेंटर सेल था ना, ये थाइमस के अंदर जाएगा, यहाँ पे इसकी मैचुरेशन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा टी लिम्फोसाइट के साथ, जो कि हमारे पास आगे फिर एंटीजन वगैरह के साथ बाइंड का होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बन जाएगा। ओके, लेकिन जब भी हमारे पास स्टेम सेल से प्रोजेंटर सेल बना, यहाँ से इसने बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब बी लिम्फोसाइट ने अब प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दी, आगे एक्टिवेट करा प्लाज्मा सेल को, जिसने आगे एंटीबॉडीज बनाने लग जाना। ओके, तो जस्ट यहाँ पे यही लिखा गया है, हमारे पास स्टेम मल्टीपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल होता है, वहाँ से प्रोजेंटर सेल बनते हैं। उसके बाद फिर वो जो होता है वो टी लिम्फोसाइट बनने के लिए वो पहले थाइमस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाकर उनकी एक्टिवेशन होती है। और बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? बर्सा ऑफ फैब्रिकस की वजह से। जस्ट और कुछ यहाँ से नहीं करने वाला। उसके बाद एक बताना है कि हमारे पास प्रिपेयरिंग टू ठीक है प्रोसेसिंग ऑफ द टी एंड बी लिम्फोसाइट। जितने हमारे पास लिम्फोसाइट बन रहे होते हैं ना इन दी बॉडी आर ओरिजिनेट, देखें सारे लिम्फोसाइट बनेंगे कहाँ से? कमिटेड स्टेम सेल से। बस यहाँ से एक चीज़ ये याद रखने के बाद में वो डिफरेंशिएट होते हैं। अब थाइमस ग्लैंड का क्या रोल होता है टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग के अंदर? अब मैं आपको जिस यहाँ से एक दो चीज़ें बताता हूँ कि लिम्फोसाइट जो बन रहे होते हैं ना बोन मैरो से, फर्स्ट वो जाते हैं थाइमस के पास, वहाँ पे जाके वो रैपिडली मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट ये एक बार रीड कर लें, दीज डिफरेंट जो टाइप ऑफ प्री प्रोसेस्ड टी लिम्फोसाइट ना, वो देखें अब यहाँ पे जब लिम्फोसाइट के पास थाइमस के पास चल जाएंगे ना वो टी लिम्फोसाइट, तो उनकी होगी डिफरेंशिएशन और प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जब वो डिफरेंट टाइप के टी लिम्फोसाइट बन जाएंगे ना, वो बाद में फिर सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे और वहाँ से फिर जहाँ उन्होंने जाना है आप स्प्लीन लिम्फ नोड एटसेट्रा वहाँ पे चले जाएंगे। ओके, उसके बाद आपने बताना अब थाइमस का एक काम होता है कि उन्होंने ऐसे लिम्फोसाइट को बनाना जो अपनी ओन बॉडी को रिएक्ट ना करें, मतलब अपने आप की हमारी बॉडी भी तो एक मतलब उसके अंदर भी एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो टी लिम्फोसाइट जो बन रहे हैं वो अपनी बॉडी को ही अटैक करने ना लग जाएं, तो उन्होंने एक ये भी चीज़ बनानी है। ठीक है, उसे श्योर करना है कि हमारे पास अपनी बॉडी को अटैक ना करें। अब थाइमस ने क्या करना है? टी लिम्फोसाइट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद रिलीज़ करवा देना है। ऐसे ही लिम्फोसाइट रिलीज होंगे जो सेल्फ एंटीजन को अटैक नहीं करेंगे, और जो अटैक करने वाले अपनी बॉडी को बन जाएंगे ना, तकरीबन वो 90% हम उन्हें डिस्ट्रॉय करवा देंगे। और बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्री प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही होती है? बर्थ से पहले हो जाती है। ओके, फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ या उससे थोड़ा देर पहले बर्थ से ना। जस्ट आपने एक यहाँ से एक रीड दे रही है। उसके बाद आपने बताना है कि जो हमारे पास होती है ना लिवर एंड बोन मैरो का रोल क्या है प्रोसेस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट के प्रोसेस के अंदर। ओके, अब बी लिम्फोसाइट आपको पता है लीवर के अंदर बनते हैं मिड फीटल लाइफ के अंदर, और बाद में आ जाते हैं बोन मैरो के अंदर बनने लग जाते हैं। अब इनके बताएंगे जो बी लिम्फोसाइट बन होते हैं ना, उनका काम होता है एंटीबॉडीज़ को सक्रिएट कराना। अब एंटीबॉडीज़ क्या हमारे पास ये प्रोटीन है जो कि बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ और उसे डिस्ट्रॉय करवा देती हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट आपको मैंने यहाँ से बताना है ना कि जो बी लिम्फोसाइट इनके पास ना बहुत ज़्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी है, मतलब टी लिम्फोसाइट तो कम होंगे लेकिन बी लिम्फोसाइट की तो बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर। ओके, तो जैसे बताना टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट एंटीजेनिक, मतलब देखें अब टी लिम्फोसाइट है और साथ में बी लिम्फोसाइट है ना, एंटीबॉडीज रिएक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब देखें अब हर एंटीबॉडीज ने हर एंटीजन को नहीं बाइंड कर लेना, एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट। अगर स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि हमारे पास टी और बी लिम्फोसाइट के कॉन्टैक्ट में आती हैं और बाद में इन्हें एक्टिवेट करवा देते हैं। ओके, हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोइड जो सेल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं हमारे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। अब वो होता है हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शन है, तो उनके अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट ही एंटीबॉडी बननी चाहिए जो कि उनके साथ बाइंड करें। मतलब वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी वो बाइंड करती है सिंगल टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। देखिए आप वो बता रहा है कि जो स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट है ना, उसे स्पेसिफिक टाइप हो मतलब एंटीबॉडी उसे एंटीजन उसे एक्टिवेट करवा सकती है। ओके, जस्ट इसे एक बार रीड दे लें और यहाँ से कुछ नहीं करना। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ जो लिम्फोसाइट बन रही होती है ना कैपेबल ऑफ फार्मिंग वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट का देखें जितने वो कह रहा है डिफरेंट लिम्फोसाइट है ना, वो हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो बना रहे हैं उसे हम कहें ये क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट बनेंगे। ओके, उसके बाद आपने जस्ट एक इसे रीड देने की जरूरत थी और कुछ यहाँ से नहीं था करना। नेक्स्ट आपने बताना कि ओरिजिन ऑफ द मैनी क्लोन लिम्फोसाइट, मतलब इनका ओरिजिन क्या है, तो बताना है वन सेवरल जो 100 टू फ्यू 1000 जो जीन होते हैं ना वो कोड कर रहे होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। बाद में क्या होता है कि फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा था कि नेक्स्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। मतलब होल जीन जो फॉर फार्मिंग ईच टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट नेवर प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास देखिए कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पेसिफिक बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है जीन जिसने एंटीबॉडीज़ बना देनी है और उसने किसी स्पेसिफिक को बाइंड कर जाना है जाके एंटीजन को। तो हमारी बॉडी के अंदर ना जीन के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब 100 ऑफ सेगमेंट होते हैं वो आपस में फिर ना वो तरीके से बाइंड करते हैं जिस तरीके से स्पेसिफिक एक सीक्वेंस बन जाए। अब कैसे क्लोन बन रहे होते हैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले हमारे बोन मैरो ना बी लिम्फोसाइट बनते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं हमारे पास अपने क्लोन्स के अंदर B1 B2 B3 इनके ना देखेंगे साइड डिफरेंट हैं बाइंडिंग साइड्स। अब लाइक B2 है ना, हमें पता लग गया कि कोई बैक्टीरिया जिसने यहाँ पे आके बाइंड करना है। ठीक है, हमने फिर उसकी क्या कराने लगी है उसके अब ना वो प्रोलिफरेट होगा और देखिए कितने ज़्यादा हमारे पास बी लिम्फोसाइट बनने लग जाएंगे। जस्ट यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद आपने बताना है
कि मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग द लिम्फो। अब इन्होंने एक्टिवेट कैसे होना है लिम्फोसाइट के क्लोन ने ना, तो जस्ट आपने बताना कि ईच क्लोन लिम्फोसाइट, देखिए मैंने बताना कि एक लिम्फोसाइट है ना वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन के साथ ही जाके बाइंड करेगा। ओके, अब वो बता रहा है डिफरेंट, बता इन द केस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। अब ये तो टी लिम्फोसाइट के साथ था ना कि स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा थी। अब जो टी लिम्फोसाइट है ना, ईच, अब जो टी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर होता है तकरीबन उसके पास 1 लाख से ज़्यादा रिसेप्टर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब उन लाख के ऊपर तकरीबन लाख डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आके रिएक्ट कर सकती हैं। डन। ओके, जस्ट यहाँ से एक चीज़ तो ये बता देनी है, रोल ऑफ मैक्रोफेजेस का क्या रोल होता है एक्टिवेशन के प्रोसेस के अंदर। आप यहाँ पे 2 चीज़ें बता देनी है कि जो मोस्टली इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले फेगोसाइटोसिस करवाता कौन है, डाइजेस्ट करा लेते मैक्रोफेज। मतलब जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आया ना, मैक्रोफेज ने उससे पहले खाया, उससे खाने के बाद उसे तोड़ा, तोड़ने के बाद उसकी एंटीजन रिलीज करवा दी। अब इन एंटीजन ने जाके फिर बाइंड करना डिफरेंट लिम्फोसाइट। ओके, इन्होंने पास करना सेल टू सेल और जाकर डायरेक्टली लिम्फोसाइट के पास जाकर उसके साथ बाइंड कर देना है, या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन वगैरह या साइटोकिन वगैरह रिलीज करवा देनी है। जस्ट मैक्रोफेज के ये रोल बता देना आपके। ओके, उसके बताना रोल ऑफ टी सेल एंड इनएक्टिव। टी सेल का क्या रोल होता है बीटा सेल के एक्टिवेशन के अंदर। ओके, तो बताना जो टी हेल्पर सेल होते हैं ना, उन्होंने रिलीज करवानी होती है लिम्फोकाइंस। अब इन लिम्फोकाइंस ने एक्टिवेट करना है बीटा सेल को, जस्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ये रोल पढ़े हैं कि एक्टिवेशन कैसे हो रही है लिम्फोसाइट्स की। तो पहले मैक्रोफेजेस का रोल बता दिया, फिर टी लिम्फोसाइट का रोल बता दिया कि बीटा लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन कैसे करवाएंगे। ओके, उसके बाद आपने यहाँ से एक चीज़ बतानी है कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है ना बीटा लिम्फोसाइट की, वो देखिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ दी बीटा लिम्फोसाइटिक सिस्टम, और साथ में ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडीज। जस्ट एडिंग देखिए एंटीबॉडीज फॉर्मेशन ऑफ द बाय द प्लाज्मा सेल के, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। ओके, सबसे पहले बताना कि एंटीजन सब बिफोर एक्सपोजर, देखें पहले बॉडी की जब एक्सपोजर नहीं ना हुआ तो तब तो कुछ उसके खिलाफ नहीं बना हुआ, लेकिन वो पैथोजन के खिलाफ ना, जब कोई फोरिजन हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, सबसे पहले उससे फेगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, उसके बाद जो उससे तोड़ा जाता है उसे प्रेजेंट, उसकी जो एंटीजन होती है ना उसे प्रेजेंट करते हैं बीटा लिम्फोसाइट के पास। ओके, अब ये जो बीटा लिम्फोसाइट है ना, इन्होंने क्या करना है एंटीजन प्रेजेंटेड टू बीटा लिम्फोसाइट सेम। उसके बाद जब ये बीटा के लिम्फोसाइट के पास जाएगी ना, एट द सेम टाइम वो टी हेल्पर सेल्स के उसके खिलाफ बनने लग जाएंगे। अब टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी एक्टिवेशन ऑफ, मतलब उस प्लाज्मा सेल की। ओके, अब वो यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, जस्ट इनके डिवीजन के बारे में एक चीज़ बताई गई है कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10 आवर्स के अंदर ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, तकरीबन 10 आवर्स के अंदर ना 9 डिवीजन होती हैं इस प्लाज्मा सेल की, और तकरीबन 500 प्लाज्मोब्लास्ट बनते हैं, और 500 प्लाज्मोब्लास्ट आगे 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड बना रहे होते हैं। यहाँ पे यही लिखा गया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी सेल, जो मेमोरी सेल बन रहे होते हैं ना, वो इन्हांस कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर के जब भी सेकंड एक्सपोजर हो ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेगा। किस तरह ये होगा कि आपके पास ये कर्व बस जस्ट करनी है कि देखिए सब जब पहली बार बॉडी का हमारे पास एंटीजन का इंजेक्शन लगाना, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगी। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में देखिए हमारे पास यहाँ तक एंटीबॉडीज बनी है, लेकिन जब सेकंड टाइम वही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आई ना, तो हमारी बॉडी ने कहाँ तक देखें एंटीबॉडीज बनाई हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि एक्सपोजर के बाद क्या होगा, फर्स्ट एक्सपोजर के बाद। अब बताना कि हमारे पास लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन रही होती है, प्लाज्मा सेल कैसे बना रहे होते हैं। जब भी हमारे पास कोई फर्स्ट इनकाउंटर होता है ना, कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है, एंटीजन आती है, तो उसके खिलाफ 2 किस्म की एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। एक होते हैं प्लाज्मा सेल, 2 किस्म के बन रहे होते हैं, शॉर्ट लिव और एक होते हैं लॉन्ग लिव प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब शॉर्ट लिव होते हैं ना, वो हमारे पास इमीडिएट, मतलब जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना बॉडी को, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया उसे किल कर दो, वो शॉर्ट लिव प्लाज्मा सेल करवा लेते हैं। वो जाते हैं उसके जाके हमारे पास एंटीजन से लड़ते हैं, उसे खत्म करते हैं और एपोप्टोसिस करके डाई हो जाते हैं चंद दिनों के अंदर। लेकिन जो लॉन्ग लिव हमारे प्लाज्मा सेल बनने होते हैं ना, उन्होंने हमारे पास सालों साल रहना होता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारे पास सेकंड जब भी एक्सपोजर हो तो उसे जल्दी से हम किल कर सकें। अब एंटीबॉडीज की नेचर मैंने आपको हिस्टोलॉजी में अच्छे से करवा दिया। ठीक है, एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये इनकी 2, यहाँ पे इनका वेट बताया गया। ओके, अब इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। लाइट, इनकी 2 चेन होती हैं, लाइट चेन, ये हैवी चेन होती हैं, और ये साथ जो 2 प्रेजेंट होंगी लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं। ओके, उसके बाद आपने इनके बारे में याद रखना है कि इनके पास हैवी, अब कुछ होते हैं इनके पास 10 हैवी लाइट चेन होती हैं, या 10 हैवी चेन और 10 लाइट चेन होती हैं। ठीक है, अब इनके पास एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, अब वेरिएबल रीजन डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के अंदर डिफरेंट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन होता है ना, वो तकरीबन हाई एंटीबॉडीज़ के अंदर सेम होता है। आपस में जुड़े कैसे होते हैं एंटीबॉडीज़, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब स्पेसिफिसिटी, हर जो एंटीबॉडी होती है ना, वो अपने काम के लिए स्पेसिफिक होती है। उसके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं एंटी वो बॉन्ड्स प्रेजेंट है या चेन प्रेजेंट है। ओके, हम बताएंगे आपस में ये दोबारा कैसे जुड़ी होती हैं। स्पेसिफिक एंटीजन हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन या वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस का आपने नाम बता देना। ओके, अब कुछ होती हैं जो 2 एंटीजन से एट ए टाइम बाइंड कर सकती हैं, कुछ होती हैं 10 एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। तो आपने बस इनकी स्पेसिफिसिटी के बारे में आपने ये बता देना। अब हम मेनली उनकी 5 जनरल क्लासेस होती हैं एंटीजन के, आपको पहले से पता है, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। तो आपने जस्ट एक बार याद रखना है।
सबसे ज़्यादा 75% IgG प्रेजेंट होती है, यही है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ओके, मैकेनिज्म के एक्शन को एंटीबॉडीज़ का अब हमारे पास कैसे एंटीबॉडीज एक्टिव होती हैं, एक होता है डायरेक्ट अटैक, एक कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाना होता है। डायरेक्ट अटैक में आपने बताना कि अब जो भी हमारे पास बॉडी के अंदर आई ना एंटीजन, एंटीबॉडीज गई उसके साथ बाइंड किया, उसकी एग्लूटिनेशन करवा दी, ठीक है, या उसकी प्रेसिपिटेशन करवा दी। ओके, उसके बाद उसके न्यूट्रलाइज करवा दिया या उसकी लाइसिस करवा दी, मतलब उसे तोड़ ही दिया। यह डायरेक्ट एक्शन है एंटीबॉडीज़ का कि किस तरह जाकर उन्होंने एंटीजन को के साथ बाइंड करना है। लेकिन जब हम देखेंगे ना सेकंड चीज़ के वो उन्होंने किस तरह करना है, उन्होंने कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवा देनी है। अब कंप्लीमेंट सिस्टम तकरीबन 20 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे दीज प्रिंसिपल होती है मेनली 11 प्रोटीन होती हैं वैसे, C1 से C9 तक, और उसके बाद B एंड D। ओके, अब इस 11 प्रोटीन्स को पाथवे से कम करते हैं, ये क्लासिकल पाथवे। अब ये क्लासिकल पाथवे जस्ट जो आपने करना है ना, वो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। आपसे रोल पूछ सकते हैं क्लासिकल पाथवे का, उसके बाद उनके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं, तो जस्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपने वही करना है। आपने बताना है कि मैंने कैसे याद किया था, C1 देखें ओड नंबर, C1 C3 C5, उसके बाद 6 7 8 9, बस उसके इनके आगे A और B आपने खुद याद रख लेने हैं। जिस आपने ये पूरा आपका जो कैस्केड ना क्लासिकल पाथवे का वो यही है। ओके, अब C1 से C1 एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद C4 C2A और C4A के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके मेन फंक्शन MCQs के अंदर भी आते हैं और SCQs के अंदर भी आ सकता है। ओके, तो आपने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस है वो कौन करवा सकता है, C3B, मतलब जो C3 हमारे पास GB प्रेजेंट है ना, ये वाला, इसका काम क्या है, ऑप्सोनाइजेशन करवानी है और फेगोसाइटोसिस। ओके, अब उसके बाद जो लाइसिस का कौन करवा सकता है हमारे पास, C5 6 7 8 9, तो ये C5 6 7 8 9 लाइसिस करवा सकता है, ये आपके अंदर ड्रा भी किया गया है। ओके, तो उसके बाद आपने बताना है कि जो ग्लूटिनेशन है वो कौन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आपने बता देना है आपके पास ग्लूटिनेशन न्यूट्रलाइजेशन तकरीबन सारे करवा सकते हैं। अब कीमोटॉक्सिस C5A, जो आपके पास C5A लिखा है वो कीमोटॉक्सिस करवा सकता है और एक्टिवेशन भी करवा सकता है मास्ट सेल या बेसोफिल सेल की, तो आपने जस्ट ये भी याद रख लेना। ओके, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स मैंने आपको पहले बताया, C3A C4A C5A तीनों करवा सकते हैं जस्ट। ओके, उसके बाद आपने एक रीड दे लेनी है इस चीज़ को, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तकरीबन सबके होते हैं कैसे, तो ये क्या कैसे इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देंगे, जो प्रोटीन लीक हो रही है उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है, या ब्लड कोगुलेशन वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। अब उसके बताएंगे स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ टी लिम्फोसाइट एक्सेट्रा के बारे में। अब रिलीज ऑफ एक्टिविटी टी लिम्फोसाइट फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी सेल। जब देखें हमारे पास एक्सपोजर हो जाएगा ना किसी एंटीजन के साथ, तो उसके खिलाफ बनेंगे टी सेल भी बनेंगे और आपको पता है बी सेल भी बनेंगे, मतलब पहले बनेंगे लिम्फोसाइट क्लोन जो कि प्रोलिफरेट होकर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बना देंगे। ओके, जो टी लिम्फोसाइट आप होते हैं उनमें से कुछ मेमोरी सेल बन जाएंगे और एक्सेट्रा, बस जस्ट रीड करें यहाँ से, और कुछ करने वाली चीज़ नहीं है। ओके, उसके बाद आपने आ जाना है नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अब इनके बारे में बताया गया व्हाट आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, MHC वह क्या होता है, और साथ में एंटीजन रिसेप्टर होती है टी लिम्फोसाइट। जैसे आपने एक चीज़ बतानी है कि जो व्हाट आर APS, देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एक ही काम है कि इन्होंने जो एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर ये एंटीजन आ रही है ना, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने पकड़ना है उस एंटीजन को और टी लिम्फोसाइट के पास ले जाना है कि भाई ये आ गया, आप इसे खत्म कर दो। ओके, अब टी लिम्फोसाइट आपको मैंने बताया था कि रिस्पॉन्ड करना है। देखिए टी लिम्फोसाइट तब ही काम कर सकते हैं जब वो किसी MHC के साथ बाइंड करेंगे। अब व्हाट आर MHC, अब MHC भी इसी तरह के हमारे पास होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस का भी काम यही है कि इन्होंने एंटीजन प्रेजेंटिंग जो हमारे पास सेल्स हैं ना उनको लेके, मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आ गया ना, इन MHC ने क्या करना है, उस एंटीजन को पकड़ना है और ले जाके मेरे उस टी लिम्फोसाइट के पास दे देना है कि इसे किल कर दो। ओके, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास 3 मेजर टाइप है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट और साथ में डेंड्राइटिक सेल्स यहाँ पे जो लिखी गई हैं। ओके, उसके बाद बताना है कि हमारे पास जो MHC मैंने आपको पहले बताया ये लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, इन्हें ये कहते हैं। ओके, MHC प्रोटीन अपना इनके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं जो कि एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, और इसकी दो टाइप्स होते हैं, MHC1 और MHC2। अब MHC1 ने क्या करना है, जो भी इसके पास एंटीजन को पकड़ेगा उसे CD8 या साइटोटॉक्सिक सेल के पास ले जाएगा, MHC1 CD8 के पास, और MHC2 होता है ना, इसने CD4 सेल्स के पास या हेल्पर सेल्स के पास उस एंटीजन को प्रेजेंट करवाना है। जस्ट आपने यहाँ से यही करना और कुछ नहीं करना। ओके, अब उसके बाद बताना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे टी सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमें प्रूफ के अंदर क्वेश्चन आया भी था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स। अब टी हेल्पर होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल होते हैं। ओके, अब जो टी हेल्पर सेल होते हैं ना वो 75% हम कहते हैं कि ये टी हेल्पर सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन बताएंगे, ये मेजर रेगुलेटर हैं किस चीज़ के, हमारे पास बॉडी के अंदर इम्यून फंक्शन के मेजर रेगुलेटर हैं। उसके बाद ये प्रोटीन लिम्फोकिन्स को रिलीज भी करवा रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर रोल प्ले करना है, इन्होंने डिफरेंशिएट होके डिफरेंट लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोकाइंस बना देनी है। अब कैसे, आपके पास एक पूरा पाथवे गिवन है कि सबसे पहले कोई भी एंटीजन आई देखें वो किसी भी जगह पे चलेगी, मतलब कोई भी प्रोसेसर एरिया के पास गई। ठीक है, अब उसमें से लाइक उसने अब देखें कोई मैक्रोफेजेस वगैरह थे, उन्होंने अब क्या किया, एंटीजन दे दी इस MHC को जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं। ओके, अब MHC ने क्या किया, उस एंटीजन को, इस एंटीजन को पकड़ा और आके किसके पास ले आया, हमारे पास टी हेल्पर सेल के पास। अब टी हेल्पर सेल ने क्या करना है,
अब इसने भी इंटरल्यूकिन रिलीज़ करवा देनी थी एटसेट्रा। तो जब ये बाइंडिंग हो जाएगी ना, तो उसके नतीजे में जो टी हेल्पर सेल है वो क्या रिलीज़ करवाएगा, लिम्फोकाइन्स। अब लिम्फोकाइन्स ने पहला काम करना है कि बीटा सेल की प्रोलिफरेशन करवानी है और उससे प्लाज्मा सेल बनवाना है, जिन्होंने आगे आईजीएम उसके खिलाफ मतलब एंटीबॉडी से रोल प्ले फॉर्मेशन करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होती है ना, इसका एक काम होता है कि इसने CD8 सेल भी बनवाने हैं और हमारे पास उस ओके सप्रेसर टी सेल भी बनाने हैं। मतलब इसी ने डिफरेंशिएट होकर ये बनाने हैं, इसी ने आगे एक्टिवेशन करवानी है बीटा लिम्फोसाइट की भी। तो आपने इसका रोल देख लेना है, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया तकरीबन सारा वही लिखा गया। आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हैं कि स्टिमुलेशन होती है ग्रोथ। देखें, इन द एब्सेंस ऑफ टी हेल्पर सेल के एब्सेंस के अंदर ना क्लोन प्रोड्यूसिंग सेल्स तकरीबन कोई खास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवा रहे होते। मेनली वो बता रहे हैं यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरल्यूकिन है ना, वो इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 रोल प्ले कर रही होती है इसके अंदर, ओके। ये सारी इंटरल्यूकिन्स के नाम भी याद करने हैं, इंटरल्यूकिन 1 भी आ जाती है इसी के अंदर, ओके। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजिक सिस्टम मैंने बताया आपको, इसी ने आगे मैक्रोफेज सिस्टम को भी एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप देखें कैसे एक्टिवेशन होगी लिम्फोकिन्स की वजह से। सबसे पहले उनकी माइग्रेशन रुक जाएगी, सेकंड क्या होगा, मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे जो भी कोई चीज़ अंदर आ रही है बॉडी के अंदर, ओके। उसके बताना फीडबैक आपने स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द टी सेल्स। तो सिंपल बताना, सम ऑफ द लिम्फोकिन्स ने क्या करना है, इंटरल्यूकिन 2 को एक्टिवेट करवा देना, मेनली इंटरल्यूकिन 2 है ना, उसने क्या करना है, फीडबैक स्टिमुलेशन करवा देनी है टी हेल्पर सेल्स की, मतलब टी हेल्पर सेल की डिवीजन नहीं करवानी। देखिए लिम्फोकिन यहाँ पे आप लिख लें कि कौन सी इंटरल्यूकिन है, वो IL-2 है, ठीक है। उसने क्या करवाना है, इसी की टी सेल्स की ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट करवा देनी है। तो आगे नेक्स्ट अब टाइप आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में। तो ये मेनली किलर सेल है, डायरेक्ट अटैक करना और किल कर देना है जो भी पैथोजन आ रहा है। यहाँ पे इसका प्रोसेस पूरा लिखा गया, मैं आपको जस्ट जो मैंने ड्रॉ किया उससे बता देता हूँ कि कोई भी CD8 सेल है ना, कोई एंटीजन आई उसका बाइंड किया। अब इसने बाइंड करते साथ ना अपने उस इनके पास ना परफोरिन प्रोटीन्स, अब इन्होंने परफोरिन रिलीज करवा देनी है, जिन्होंने अभी इनके दरमियान होल कर देना है, मतलब यहाँ पे होल्स बन जाएंगे। अब होल्स की वजह से क्या होगा, ये अंदर अपने एंजाइम रिलीज कर देंगे, वो सेल ये वाला एंटीजन सेल करेगी और CD8 सेल से इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे सारा ये लिखा गया है। अब रेगुलेटरी टी सेल के बारे में अपनी जस्ट 2 लाइन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है वही करनी है कि इन्होंने क्या करना है, सप्रेस करना है बहुत, इस टी हेल्पर सेल को भी सप्रेस कर देना और हमारे पास जो CD8 सेल लाइक साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, इन दोनों को सप्रेस कर देना टू प्रिवेंट एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन से बचाने के लिए ना। मेनली इन्होंने रेगुलेशन ही करनी है इनको ना, CD8 या टी हेल्पर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, ताकि बॉडी के ऊन टिश्यू बच जाए, ओके। अब टॉलरेंस क्या है, जब हमारी बॉडी जब एंटीजन बॉडी की ना अपने आप को ही अटैक करने लग गया ना, तो हम ये कह देंगे ये हमारे पास टॉलरेंस डेवलप हो रही है बॉडी के खिलाफ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको पहले आपने पढ़ा भी होगा कि बॉडी को ये अटैक करने लग जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं कुछ। अब यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म बताया गया है, लाइक डिजीज बताई गई हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ओके। तो ये सारी कुछ आपने ना बीमारियाँ देख लेंगे, लाइक रूमेटिक फीवर हो गया, जिनके अंदर ये बस जस्ट एक रीड दे लें, इंपॉर्टेंट है, जस्ट MCQs के लिए और कुछ नहीं आ सकते यहाँ से। अब इम्यूनाइजेशन देखिए, अब हम बॉडी के अंदर वो भी करवा रहे होते हैं ना, इम्यूनाइजेशन करवा रहे होते हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे होते हैं। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, ये हम इंजेक्शन ले लेते हैं डेड ऑर्गेनिज्म का। अब डेड ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बॉडी के अंदर अब इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाती है फिर, लेकिन जब वो एक्टिव हमारे पास आएगा बॉडी के अंदर वही बैक्टीरिया वगैरह, तो हमारी बॉडी उसे किल करवा देगी, डिस्ट्रॉय करवा देगी। जस्ट आपने इसे पढ़ना है, पैसिव इम्यूनिटी क्या देखें। अब हमारे पास डेट इज द पर्सन ओन बॉडी है अपनी, हमारी जो ये हमारे पास इस टाइप ऑफ जो एक्टिव इम्यूनिटी में ना हमारे पास बॉडी क्या करी थी कि हम कोई पैथोजन आ रहा था, हम उसके खिलाफ बना रहे थे इम्यूनिटी, इसी तरह है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन ओन बॉडी डेवलप द एंटीबॉडीज और टी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ फॉरेन, मतलब एंटीजन, जब भी कोई एंटीजन वगैरह बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर रही थी, ओके। तो लेकिन यहाँ पे पैसिव में क्या करें, हम कोई इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं एंटीबॉडी डेड एंटीबॉडीज़ वगैरह का, ओके। तो उस एंटीबॉडीज़ के अंदर के 2 से 3 वीक के अंदर क्या होगा, हमारे पास उस बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन डेवलप हो जाएगी, तो फिर हमारे पास वो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। तकरीबन इसे रीड करें, पैसिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको आ सकती है, ओके। उसके बाद बताना एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बताना, ये सारे इम्यून रिएक्शंस हैं, जस्ट आपने कुछ डिलेड होते हैं और कुछ होते हैं इमीडिएट रिएक्शन। एलर्जिक जो काज होती है बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स, या इसे हम कहते हैं डिलेड रिएक्शन टाइप। देखें, अब मेरी बॉडी में अंदर कोई भी जो पैथोजन अगर आया तो लाइक पॉइजन IVV जब आता है ना, तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी के अंदर ना हेल्पर टी सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब रिपीटेड हमारे पास एक्सपोजर होगा ना, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ना हेल्पर सेल्स या CD8 सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल डेवलप हो जाएंगे। अब इन सेल्स का काम क्या है, जब भी हमारे पास बॉडी के अंदर वो अगेन एंड अगेन आएंगे ना, तो हमारी बॉडी उसको अटैक करने लग जाएगी। उसके अंदर जो वो डिलेड है, मतलब इमीडिएट तो नहीं सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी ना, देन दे विल अटैक, ओके। इसके साथ क्या हो रहा है वो बता रहा है कि हमारे पास रिमेंबरिंग दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास टी सेल रिलीज हो रहे होते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रहे होते हैं। जस्ट रीड, नथिंग एल्स, और कुछ यहाँ से नहीं करना। अब इसे जस्ट एक रीड दे लें, आपको सारा मैंने पहले से बताया हुआ IgE वगैरह के अंदर आपने बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ओके।
अब यहाँ से आपने जो 4 डिजीज़ेज़ करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाट इज़ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी एलर्जन का मतलब एंटीबॉडी का एंटीजन का बल्कि हमने हम ना इंजेक्शन हमारी सर्कुलेशन के अंदर लगा लिया। जब भी वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी ना आउटसाइड से, तो हमारी बॉडी डेवलप कर लेगी आईजीई। अब ये आईजीई क्या काज़ करवाएगी? एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन करवाएगी। एनाफाइलैक्सिस के अंदर क्या होगा, मेन पढ़ी वही रही है कि इसमें पूरी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। अब उस बॉडी के अंदर क्या क्या होगा? वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, ओके। अब जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा, इससे एडीमा भी एक तो होगा, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब सर्कुलेशन ब्लॉक होने लग जाएगी। मतलब देखें, ये ब्लड वेसल थी, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन चल रहा है, तो ये यहाँ पे ब्लड फ्लो एक तो स्लो हो जाएगा और रुक भी जाएगा, ओके। उसमें हम बताएंगे कि पर्शियन रिएक्शन अगर सेवियर हो जाता है तो बंदा मर भी सकता है सर्कुलेटरी शॉक की वजह से, ओके, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। तो इमीडिएट अगर एपिनेफ्रीन वगैरह दे देते हैं तो उससे बंदा बच भी जाता है। वो कह रहा है इसी के एनाफिलैक्सिस के नतीजे में क्या रिलीज हो रहा था हमारे पास? ल्यूकोट्राइन्स, जो कि स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है एनाफिलैक्सिस की, ओके। अब इन ल्यूकोट्राइन ने क्या काज करना है, स्पेज़म करवा देना स्मूथ मसल्स का, ब्रोंक्यूल्स का, मतलब इसने ना एस्थमा लाइक अटैक भी करवा सकता है, मतलब हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करके अगर ये हो जाए ना इंटर ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होके। उसके बाद यूट्रिक एरिया का बताने की स्किन कंडीशन है जिसके अंदर एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन कोई होता है मेन, ओके। जब भी कोई एंटीजन वगैरह मतलब स्किन के ऊपर अटैक लगती है ना आके, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि जब कोई एंटीजन लगती है हिस्टामिन रिलीज होता है, वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाती है, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, उस एरिया की स्वेलिंग हो जाती है। अब इस पूरे कंडीशन को कहते हैं ये हाइव्स हो रही हैं, ओके। इसमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे दोगे तो वो बंदा बच जाएगा, ओके। हे फीवर क्या है इसमें अंदर बताएंगे। इन हे फीवर एलर्जी जो रिएक्शन हो रहा है ना वो नोज़ के अंदर हो रहा होता है। जब भी कोई एंटीजन वगैरह नोज़ के पास जाती है ना, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। वहाँ पे जहाँ भी हिस्टामिन का काम ही है कि वेसोडाइलेशन क्रॉस करनी है, उसने वेसोडाइलेशन करवा देनी है, परमिबिलिटी बढ़ा देनी है। अब जब नोज़ के अंदर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो अब नोज़ से रनी नोज़ हो जाएगा, मतलब वहाँ से रैपिड फ्लूइड का लीकेज होगा, नाक से ना फ्लूइड बहेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास जुकाम वगैरह लग गया ना, ये समथिंग डिफरेंट है फीवर, लेकिन उसमें होता वही है कि जुकाम वगैरह की कंडीशन हो जाती है। अब इसमें ये रैपिड फ्लूइड लीकेज होगा बहुत नोस्ट्रिल से, ओके। हमारे पास स्वेल नोस्ट्रिल जो होंगे वो उनकी लाइनिंग स्वेल हो जाएगी, सेक्रेटरी हो जाएगी। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे तो वो बंदे को कंडीशन ठीक हो सकती है, ओके। उसके बाद एस्थमा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस्थमा क्या होता है कि ये भी मतलब रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है जो एलर्जिन होती है ना, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है अस्थमा ना, आपने सुना ही होगा किसी को अस्थमा है कि इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है, अगर इन दी ब्रोंक्यूल लंग्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है, क्यों इसके नतीजे में क्या होता है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस रिलीज होती है, जो कि अब क्या काज करवाती है स्पेज़म क्रॉस कर दिया, मतलब अब लंग्स का ही स्पेज़म होगा, जहाँ से हमने सांस लेना वो सांस ही अब नहीं ले पाएंगे, ओके। उसके बाद अब रिएक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं एलर्जिक रिएक्शन की वो अब वहाँ से रिमूव नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पे जितना मर्जी आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे लें तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, ओके। तो जस्ट आपने ये पढ़ लेना, चैप्टर आपका क्लियर है, ओके।